नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप ललन टॉप की खास पेशकश मास्टर क्लास देख रहे हैं। मास्टर क्लास में हम हर हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक टॉपिक चुनते हैं, फिर उस टॉपिक पर एक्सपर्ट से बात करते हैं। आसान लहजे में कहें तो हर शनिवार मास्टर साहब की क्लास लगती है जो हमें गूढ़ लगने वाले सवालों का पूरा तिया पाचा समझाते हैं। इस हफ्ते का विषय है चीन के कर्ज का बढ़ता मकड़जाल और जियोपॉलिटिक्स पर उसका प्रभाव। इस हफ्ते हमारे टीचर हैं भारतीय नौसेना में लंबा करियर रखने वाले, रक्षा और सामरिक मामलों के अब विशेषज्ञ और फिलहाल सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज में डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे कॉमोडोर सी उदय भास्कर रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत है कॉमोडोर आपका आज की मास्टर क्लास में। नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर, शुरुआत हम बेसिक से करना चाहते हैं कि चीन दुनिया के गरीब देशों को उदारता से कर्ज बांटता है और उसकी पॉलिटिक्स पर खूब बात होती है, लेकिन चीन अपने डिफेंस में लगातार इस बात का जिक्र करता रहता है कि उदारता से कर्ज या जो सॉफ्ट लोन्स बांटने की नीति है वो उसकी इजाद की हुई नहीं है, ये पश्चिम ने शुरू किया था अपनी राजनीति को साधने के लिए। तो अगर अब हम कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे उदाहरण हैं, इंडिया में भी देखें आप तो एक सॉफ्ट लोन से आपकी दिल्ली मेट्रो बनी है, जो आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं वो भी सॉफ्ट लोन से ही फाइनेंस किए जा रहे हैं। तो इस डेविल्स एडवोकेट को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जहां तक चीन और डेट की बात है साहब, ये जो फ्रेज है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, और खास चीन के संदर्भ में अगर इसका समीक्षा करेंगे तो इसके अंदर तीन शब्द हैं। सबसे पहला है डेट, उसके बाद डेट जो है डेट ट्रैप बन जाता है, और इसी को एक प्रकार से डिप्लोमेसी जब आप प्रयोग करते हैं, और चीन इसको काफी एक प्रकार से आगे बढ़ा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दायरे में। इसको अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखें तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप डेट की बात करें, कर्ज लेने वाली बात जो है, ये चाहे इंसान के लिए हो या किसी भी देश के लिए, ये बुनियादी एक मैं कहूंगा कि रिक्वायरमेंट या जरूरत होती है। और आप इंसान की बात छोड़ दिए, अगर हम नेशंस की बात करें, राष्ट्रों की बात करें, तो आम तौर पे डेवलपमेंट के लिए जितने भी देश, चाहे वो छोटे हो या बड़े, ये डेट लेके अपने डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जो बढ़ोतरी है उसके लिए प्रयोग करते हैं। अभी विश्व के अंदर अगर आप पूरा 2021 का अगर आप संख्या देखेंगे, पूरा विश्व का जो डेट है वो करीब 226 ट्रिलियन डॉलर है। आप इसका अंदाजा देखिए, 226 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि भारत जैसे देश का जो पूरा जीडीपी है वो करीब 3 ट्रिलियन के आसपास है। तो इससे आपको इसका अंदाजा हो। विश्व में अभी तक जो लेंडर्स हैं आमतौर पे शक्तिशाली देश थे, और पिछले 50-60 साल से आप देखिए कि सबसे बड़े लेंडर जो हैं देश, वो G7 के मेंबर थे, यानी कि अमेरिका, यूरोप, जापान, कनाडा, इस प्रकार के। और अभी जो परिवर्तन आया है पिछले 10-12 साल में, चीन जो है वो एक काफी बड़ा लेंडर बन गया है। और अगर आप पूरा विश्व के अंदर अभी जो लेंडिंग एजेंसीज का तुलना करें, एक होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा होता है वर्ल्ड बैंक, तीसरा होता है पेरिस क्लब, और चौथा है अभी चीन। और पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो विश्व में इन चारों में से IMF, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब और चीन, चाइना अभी सबसे बड़े लेवल पे है, नंबर 1 पोजीशन में, और ये 300-350 बिलियन डॉलर के ऊपर उन्होंने अभी डेट दिया है। और उनके जो कंडीशंस हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब से थोड़ा और सख्त हैं। और चीन जो है, जब से शी जिनपिंग साहब आए हैं, उन्होंने बेल्ट एंड रोड के दायरे में या फ्रेमवर्क में डेट को एक प्रकार से डिप्लोमेसी का उन्होंने टूल बनाया है, ताकि जितने भी देश हैं, करीब 150 देश हैं जिनके साथ उनका व्यापार होता है और जिनका बेल्ट एंड रोड में थोड़ा एक लोकस है, तो अगर इनका आप पिछले 5 साल से देखेंगे
विश्व में अभी करीब 8 देश ऐसे हैं जो बेल्ट एंड रोड के साथ भी जुड़े हैं और जिनका जीडीपी टू डेट रेशियो जो है वो 30% से ऊपर है। तो मैं यहां पे रोकूंगा बताने के लिए कि यस, चाइना इज यूजिंग डेट एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी, यानी कि अपनी कूटनीति को बढ़ाने के लिए, और कई सारे देशों ने अपने फाइनेंसेस को सही प्रकार से उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया है। और हमारे ही संदर्भ में सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो श्रीलंका का है। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर काफी परिस्थिति नाजुक है जी। और उसका कारण चीन से जो लिया गया है लोन जो है उसका डेट सर्विसिंग अभी उनसे हो नहीं पा रहा है। तो ये है संक्षेप में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। निखिल जी सर, श्रीलंका के बारे में हम वैसे भी बात करना ही चाहते हैं। हमारा एक पड़ोसी है जिसको लेके इंडियन कंसर्न्स भी काफ़ी हैं, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में भारत ये चाहता है कि जो पुरानी परंपरा रही है उसके एक बैकयार्ड की तरह ना सही, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्डर का तो सम्मान होता ही रहे, क्योंकि हम इसी रीजन में हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इसको इतने सीधे तरीके से कहना सही होगा कि श्रीलंका में फिलहाल जो हम मायूसी देख रहे हैं स्पेशली डेट को लेकर के, उसकी वजह चीन है? क्या इसकी वजह थोड़ी बहुत श्रीलंका की घरेलू राजनीति में भी देखनी होगी, या फिर इसका सीधा सीधा तार हमें बीजिंग से ही जोड़ना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत राय यही है साहब कि इसमें जो है सबका भूमिका है, केवल चीन का नहीं। क्योंकि श्रीलंका जो इस वक्त इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस में जो अभी डूबा हुआ है, इसके शुरुआत जो है श्रीलंका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 10-12 साल से, करीब 2009 से जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद अब तक अगर आप पिछले 10-12 साल का पॉलिसीज की समीक्षा अगर करेंगे तो श्रीलंका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उनके राष्ट्रपति जो राजपक्षे साहब हैं, उन्होंने जिस प्रकार से लोन्स लिया है और वहां पे कई सारे आरोप हैं कि उन्होंने ये पैसा जो है सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया है, पारदर्शिता नहीं था। और श्रीलंका ने ऐसे कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी के निर्णय लिए थे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का है उसका, और उनका जो पूरा डिपेंडेंसी था टूरिज्म के ऊपर, जो कि एक प्रकार से कोविड का शिकार बन गया था। ये सब अलग अलग मैं कहूंगा पहलू हैं जिससे श्रीलंका की अंदरूनी स्थिति काफी नाजुक हो गया था। साथ साथ जबकि अगर आप देखिए कर्ज लेने वाली बात जो हम इंसान के साथ जोड़ते हैं, जब आदमी या कोई भी राष्ट्र बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है, उनको पैसों की कमी है और कोई ऐसे मनी लेंडर आ जाता है और कहता है कि साहब हम आपको पैसे दे देंगे, आप ये चीज गिरवी रख दीजिए। भारत के संदर्भ में कितने सारे सिनेमा नहीं बने हैं कि कोई भी परिवार जो है अपने चाहे जो घर के सामान हो या घर हो या लैंड हो या ज्वेलरी हो, उन्होंने पूरा मॉर्टगेज करके लोन लिया है और उसके बाद शायद डूब भी गए हैं। उसी प्रकार से श्रीलंका ने एक समय पे जब उनकी वल्नरेबिलिटी थी, राजपक्षा साहब ने एक काफी बड़ा लोन लिया था हम्बनटोटा के जी। और हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उसका रेवेन्यू उस प्रकार से नहीं आया जो उन्होंने कल्पना की थी। और जबकि उनको पूरा ब्रेक लगा के रिव्यू करके वापस वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाना था, उन्होंने दोबारा चीन से एक और लोन लिया था कोलंबो पोर्ट के लिए। तो संक्षेप में यही है, मैं कहूंगा कि ये केवल चीन का जो फॉल्ट नहीं है या दोषी नहीं है जी। इसमें श्रीलंका का भी एक भूमिका है और खास उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया है, ये भी मैं कहूंगा कि एक जो अथॉरिटेरियन रूल जो है, जिस प्रकार से एक परिवार वहां पे राजपक्षे साहब का जो परिवार ने कब्जा कर लिया था, उससे ऑपोजिशन भी उनका सामना नहीं कर पाया। और जो आरोप के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, पर श्रीलंका के अंदर कहा जाता है कि काफी करप्शन रहा है और उससे चीन ने, सब जानते हैं, हम्बनटोटा के ऊपर 99 साल का लीज लिया है और उसी प्रकार से कोलंबो पोर्ट में उन्होंने एक स्पेशल जोन बना दिया है जो कि चीन का एक भाग बन जाता है। तो अभी श्रीलंका के अंदर पैटर्न यह है कि डेट ट्रैप लीड्स टू लैंड ग्रैब, यानी कि कोलंबो के अंदर जो हो रहा है उसको बार बार यही कहा जाता है
श्रीलंका डेट ट्रैप हैज नाउ बिकम लैंड ग्रैब, और डर यह है कि मालदीव जैसे देश जो कि आइलैंड देश हैं, लैंड ग्रैब जो है वो सी ग्रैब भी बन जाएगा, यानी कि आप समुद्री तट के ऊपर भी चीन जो है अपना कब्जा करने का उनके पास ऑप्शंस हैं। हालांकि वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैं जरूरत से ज्यादा इसको व्याख्या नहीं करना चाहता हूं। संक्षेप में यही है कि चीन इज नॉट द ओनली विलन इन द पीस। इसमें कई सारे और भी एक्टर्स हैं, जिसमें श्रीलंका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल, फेयर इनफ। सर, अगला कोई सवाल अब हमारा इंडिया की पेरिफेरी को लेके ही है। एक अगर हम भूटान को अलग रख देते हैं, तो बाकी सारे देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भागीदारी स्वीकार की है, उन्होंने लोन्स लिए हैं या फिर वो अलग अलग उस प्रोसेस में कम से कम उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। अब बात चल रही है, तमाम आपके देश हैं, मालदीव का उदाहरण आपने अभी दे ही दिया, नेपाल है, पाकिस्तान बहुत पहले से उनके साथ है, बांग्लादेश। अब इसको दो तरह से देखने की कोशिश की जाती है। एक कहा जाता है कि ये चाइना का एक रीजनल एस्पिरेशन है, वो हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, और एक दूसरी नजर से जब देखा जाता है तब ये कहा जाता है कि नहीं, चीन ने तो 160 देशों को कर्ज दिया है, इंडिया को इसको इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से इंडिया की पेरिफेरी में लोन्स बांटने के पीछे चीन की क्या सोच हो सकती है? यही है साहब कि चीन जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है हमारे क्षेत्र में, साउथ एशिया के रीजन में, वो उसको बढ़ाना चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। अभी चीन का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, हमारे पूरे साउथ एशिया के क्षेत्र में वो बढ़ रहा है। अभी आपने जैसे कहा है, पाकिस्तान के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। मैं कहूंगा कि सन 1962 का जो युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसके बाद 1963 से लेके आज तक चीन का पाकिस्तान के साथ एक बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहा है। साथ साथ अभी पिछले 10-20 साल में आप देखिए, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, सबके साथ चीन का इस वक्त जो फुटप्रिंट है वो और मजबूत हो गया है, और चीन इन सब देशों के लिए नंबर 1 इकोनॉमिक और ट्रेड पार्टनर भी बन गया है। तो अर्थात यही है कि चीन के लिए साउथ एशिया में खास इसकी एक मैरीटाइम कंपोनेंट है। वो इंडियन ओशन को बहुत ही हाई प्रायोरिटी उन्होंने दिया है, क्योंकि अगर आप भूगोल को देखेंगे, चीन का ज्योग्राफी जो है उसके लिए काफी अनफेवरेबल है मैरीटाइम दृष्टिकोण से, क्योंकि चीन का जो पैसिफिक ओशन के साथ जो उनका इस वक्त बॉर्डर है, वो पॉलिटिक्स की वजह से और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की वजह से वो काफी वहां पे एक प्रकार से सिकुड़ गए हैं। आप जापान से लेके नीचे आइए, जापान, वहां से उसके बाद आप साउथ कोरिया, उसके बाद ताइवान, और फिर आसियान के देशों में अगर आएंगे तो अमेरिका का इन सब देशों के साथ काफी करीब रिश्ता है। जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के मिलिट्री एलाइज है। वहां पे चीन का एक ही दोस्त या अलाय है, वो है नॉर्थ कोरिया। तो आपको अंदाजा होगा कि चीन के लिए मैरीटाइम आउटलेट जो है पैसिफिक ओशन में बहुत ही कठिन है। इसलिए वो पिछले 60 साल से डंग जियाओपिंग साहब के जमाने से लेके आज तक उनका एक ही स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहा है कि किसी ना किसी तरह हम इंडियन ओशन के तरफ हमारा जो फुटप्रिंट है बढ़ाएं, और जितने भी बंदरगाह हो या पोर्ट हो या उसका हम एक्सेस का तैयारी करें। तो इसलिए पाकिस्तान ग्वादर, श्रीलंका हम्बनटोटा, चाहे जिबूती अभी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये सब इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, और उसमें साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा भूमिका है। जैसे हमने श्रीलंका का उदाहरण दिया था, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। तो एक है चीन और भारत, दूसरा वर्ग है चीन और अमेरिका, और अंत में चीन का जो डिपेंडेंसी है, एनर्जी डिपेंडेंसी और ट्रेड डिपेंडेंसी, मलाक्का स्ट्रेट्स के भीतर से। तो इन सब को देखते हुए चीन के लिए मैरीटाइम और इंडियन ओशन का जो फोकस है ये बहुत ही अहम है, और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सब उसी के अलग अलग एक प्रकार का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। लेकिन सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि इंडिया जब ये कर्ज देकर के दोस्त बनाने की बात आती है, तब इंडिया के ऑप्शन चीन के
तुलना में तो लिमिटेड हैं ही, लेकिन हम भी इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जब श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है तो हमने उनको बेल आउट करने के लिए 2 पैकेजेस अनाउंस किए हैं। अभी एक के पीछे एक वहां पे क्रूड और रिफाइंड पेट्रोल तक लेकर के जहाज पहुंचे हैं भारत की तरफ से। इंडिया कितना काउंटर कर सकता है इस तरीके को, जो उसकी आर्थिक ताकत है उससे, अभी 2022 में जिस तरह की हमारी आर्थिक सेहत है उसके कॉन्टेक्स्ट में? सर, यह सीधी सी बात है। भारत और चीन के बीच में अगर हम आर्थिक क्षमता की बात करें, जैसे मैंने कहा, हमारा जीडीपी जो है करीब $3 ट्रिलियन के आसपास। चीन का जो जीडीपी है वो 4 गुना के आसपास है, और कहा जाता है कि अगले 3-4 साल में चीन जो है वो अमेरिका के बराबरी की उन्होंने लक्ष्य बनाया है। जब चीन के पास भारत से कई गुना ज्यादा आर्थिक क्षमता है, उनकी जो इस वक्त ट्रेड सरप्लस है और साथ साथ जो उनका फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व वगैरह है वो भारत से कई गुना ज्यादा है, तो इसलिए विश्व में वो एक सबसे बड़ा लेंडर बन गया है। पैसे देने के लिए वो सबसे ऊपर आता है उनका जो इस वक्त डेट कंट्रीब्यूशन विश्व में, जैसे मैंने पहले बताया है, IMF, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब से आगे इस वक्त चीन का है। भारत उस प्रकार का समर्थन सीमित देशों को देने के लिए उतनी क्षमता नहीं है। एक अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए अफगानिस्तान के अंदर, जैसे भारत में काफी, मैं कहूंगा कि मूल तरीके से हमने वहां पे असिस्टेंस दिया है, जो कि करीब $3 बिलियन के आसपास है। पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए चीन ने जो जिस प्रकार से समर्थन दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट का सप्लाई पाकिस्तान को दिया है, और अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने बात की, हालांकि वो सब अभी पूरा हुआ नहीं है, पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दायरे में, फ्रेमवर्क में उन्होंने काफी कमिटमेंट बनाया है। तो संक्षेप में यही है कि अगर हम डीप पॉकेट्स की बात करें, चाइना हैज डीपर पॉकेट्स देन इंडिया। तो इसलिए डेवलपमेंट असिस्टेंस, चाहे वो बांग्लादेश के लिए हो या नेपाल के लिए, पाकिस्तान या श्रीलंका, वो भारत से कई गुना ज्यादा दे सकते हैं। और हम इस वक्त उस वर्ग में नहीं है, जब तक हमारी जो क्षमता है चीन जैसे, हम उस वर्ग पे पहुंचने के बाद तब शायद भारत इस प्रकार का असिस्टेंस दे पाएगा। देखिए सर, फाइनेंशियल असिस्टेंस को अगर एक तरफ रख देते हैं, तो क्या इंडिया के पास अपने इमीडिएट जो नेबर्स हैं उनके साथ अपने संबंध सुधारने को लेकर के क्या कोई और तरीके हैं जो चीन आर्थिक सहायता करता है, क्या हम उसको किसी दूसरी चीज से बैलेंस कर सकते हैं? हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्या? सर, मैं कहूंगा सबसे भारत के लिए जो यूएसपी जो है वो भारत की जो प्रोफाइल है, यानी कि हमारे सीमित देश, चाहे बड़े हो या छोटे, हमारे सीमित देश की बात छोड़िए, अफ्रीका की बात भी आप देख लेंगे। अफ्रीका के अंदर जितने भी देश हैं उनमें से कई सारे हैं जो डेट ट्रैप में पड़ गए हैं चीन के साथ, जैसे कीनिया है, मोजाम्बिक है। इन सब देशों को चीन ने असिस्टेंस दिया है, पर एक प्रकार से वो श्रीलंका जैसे डेट ट्रैप में पड़ गए हैं। ये सब देश बार बार यही कहते हैं। मालदीव्स का भी देखिए, पिछले हफ्ते की बात है, मालदीव के जो पहले के जो राष्ट्रपति थे नशीद साहब यहाँ आए थे, अभी वो वहां के स्पीकर हैं उनके नेशनल असेंबली का, मजलिस का। और जब यहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने यही कहा कि भारत को जितने भी ये छोटे देश हैं या जो सहायता चाहते हैं, वो भारत से इतने चिंतित नहीं है, यानी कि दे अंडरस्टैंड दैट इंडिया विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देम इन द वे चाइना डज। तो अगर आप मनी लेंडर की बात करें, एक मनी लेंडर होता है जो दयालु है, जिसका दिल है। एक और मनी लेंडर है जो बिल्कुल कठोर है, जो कहा जाता है कि दिल नहीं वहां पत्थर है, और वो हर एक तरीके से वो चूसने की प्रयास में रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है भारत और चीन। दूसरा है, भारत लोकतांत्रिक देश, और भारत के अंदर एक पारदर्शिता है। जो भी यहाँ निर्णय होता है या जिस प्रकार से नीतियां बनती है, ये सब चीन में नहीं है।
और अभी मैं कहूंगा फिलहाल जो श्रीलंका का उदाहरण देखते हुए जिस प्रकार से मैंने कहा लैंड ग्रैब हो रहा है, चाहे हम्बनटोटा हो या कोलंबो पोर्ट, जितने भी अभी देश हैं जो चीन के साथ अपना संबंध बना रहे हैं, सब एक प्रकार से फंडामेंटल बुनियादी समीक्षा कर रहे हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको रद्द करके वो वापस आईएमएफ के पास या पेरिस क्लब के पास जाने की कोशिश में है। हालांकि उनको उतना सफलता नहीं मिला है क्योंकि इस वक्त पूरा जो विश्व है वो कोविड की वजह से पीड़ित है, सबके जीडीपी सिकुड़ रहे हैं, पैसों की कमी है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंस इस वक्त मैं कहूंगा कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन करेक्ट सर, अब हम चाहे पसंद करें ना करें, फॉर गुड और बैड, चीन ने 150 से ज्यादा देशों को, कम से कम 160 ऐसे देश बताए जाते हैं जहां पे अच्छा खासा सॉफ्ट लोन दिया है और उसकी काफी सारी शर्तें हैं जो चीन की पॉलिटिक्स को, उसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस को सूट करती हैं। क्या वो वक्त अब आ गया है जब हमें एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? कुछ लोग इसको मार्शल प्लान से भी कंपेयर करते हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? साहब, मैं यही कहूंगा कि अभी यूक्रेन की युद्ध की वजह से, हालांकि वो समाप्त तो नहीं हुआ है, पर पूरे विश्व में अभी उथल तो जरूर है। अभी चाहे ये मई 9 को खत्म होगा ये युद्ध या अगले महीने जून जुलाई तक चलेगा, ये कुछ विश्वास के साथ कहना कठिन है। पर मैं यही कहूंगा कि इस वक्त एक सामरिक दृष्टिकोण से एक मंथन जैसे चल रहा है, एक उथल है। और अगर चीन और रूस के बीच में जिस प्रकार की सामरिक भागीदारी की बात हो रही है, अगर यह सफल होता है और ये दोनों देश अपना नक्शा अगर बनाते हैं, तो जितने भी हमारे अजम्पशंस हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी के बारे में, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में, चाहे आप व्यापार की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, या जो डॉलर बेस्ड अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो होता है, व्यापार जो है, अगर उसको किसी प्रकार से परिवर्तन करके चीन युआन को भी शामिल करेगा, तो पूरे विश्व में मैं कहूंगा कि एक रीबूटिंग हो सकता है। वो जटिल है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। तो भारत को भी देखना होगा कि हम अपनी जो राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए हम चीन के साथ और रूस के साथ, या इनका अगर अलायंस बन जाता है, साइनो रशियन अलायंस, हम अपना जो पॉलिसीज है किस प्रकार से हम बनाएंगे। और ये सबके लिए कठिन होगा क्योंकि अगर ग्लोबल ट्रेड के अंदर आप उसको हिला देंगे डब्ल्यूटीओ को, तो चीन को भी असर होगा, नकारात्मक असर। और इस वक्त जब शी जिनपिंग साहब अपना 3rd टर्म की बात कर रहे हैं और चीन के अंदर जो सामाजिक उथल हम देख रहे हैं कोविड की वजह से, चाहे वो शंघाई हो या बीजिंग, मैं समझता हूं इसमें एक प्रकार से शक्तिशाली देश जितने भी हैं सब एक प्रकार से वल्नरेबल है। तो भारत अकेला नहीं है और हमको ये बात जरूर शायद समझना होगा कि देयर इज अ चर्न, एक मंथन चल रहा है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में, और जब ये स्टेडी स्टेट पे आएगा हल्का से, देखना है कौन से ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे समाज हैं जो कि एक प्रकार से स्टेबिलिटी या स्थिरत्व की तरह अपना पोजीशन अपने अपने सही प्रकार से काबू कर पाएंगे। और ये बहुत जटिल मामला है क्योंकि उदाहरण यही है कि अभी आप यूरोप को देखिए, यूक्रेन की युद्ध की वजह से वेस्टर्न यूरोप, खास जर्मनी जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, इटली जो G7 के मेंबर है, मैं एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से कहूंगा कि अगला एक आध साल उनके समाज के लिए बड़ा कठिन होगा उसी प्रकार के लेवल पे आने के लिए, उनका जो सोशल स्टेबिलिटी होता है। अभी हमने फ्रांस में देखा राइट विंग का जो पॉलिटिक्स और जिस प्रकार से एक वहां पे उभर के एक ट्रेंड बढ़ रहा था, उसी को हमने अमेरिका के अंदर देखा है। आपको याद होगा पिछले जनवरी 2021 में जब कैपिटल हिल के ऊपर ट्रंप साहब के सपोर्टर्स आए थे और एक 24 आवर्स के लिए ऐसे लगा कि अमेरिका की जो लोकतांत्रिक जो फाउंडेशन है वो हिलने वाला था। तो अर्थात मैं यही कह रहा हूं कि अभी यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये जो टर्बुलेंस है, ये जो मंथन है,
ये बहुत जटिल तरीके से इसका असर होगा, और अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं की। तो भारत के लिए ये 3C का चुनौती, कोविड, क्लाइमेट चेंज और चीन, इसका जब स्टेडी स्टेट बनेगा, मुझे लगता है कि हमको अपना नीतियों का कुछ बेहतर अंदाजा होगा। निखिल सर, हमारा सौभाग्य है कि हम एक नेवल ऑफिसर से भी बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा डाइग्रेस करके चाइना के हार्ड पावर पर भी बात करना चाहते हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू चाइनीज नेवी। ये कहा जा रहा है कि अब ग्रॉस टनेज में वो सबसे आगे चले गए हैं। आपको कितना रियल लगता है एक चाइनीज नेवल पावर के उठ खड़े हो जाने का, कि जिस तरह से यूएस ने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया मिलिटरीली, और उस पजल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस नेवी है, जो कहीं भी जाकर के उनके पावर को प्रोजेक्ट करती है। क्या चीन वहां तक पहुंच गया है, या फिर अभी काफी टाइम है, जिस तरह यूएस कहा करता है? निखिल, मैं इसमें एक ही बात को या शब्द को जोड़ना चाहता हूं। अगर हम विश्व के पिछले, मान लीजिए 200 साल का जो इतिहास का समीक्षा करें, नेवल पावर केवल एक कंपोनेंट होता है मैरीटाइम पावर। अगर आप ग्रेट पावर, मेजर पावर की बात करें, वो सबसे पहले अपनी मैरीटाइम क्षमता या मैरीटाइम पावर को वो बहुत मजबूत करते हैं। आप 200 साल की मैंने बात की है, उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन का। अगर ग्रेट ब्रिटेन इतना बड़ा शक्तिशाली एम्पायर बना के उन्होंने रखा था, जिसमें भारत बिल्कुल ज्वेल इन द क्राउन था, वो ग्रेट ब्रिटेन का मैरीटाइम पावर के ऊपर आधारित था, जिसमें व्यापार भी था, ट्रेड, और साथ साथ नेवल पावर, और इन दोनों को एक प्रकार से मिला के उन्होंने अपनी जो फुटप्रिंट है, करीब 90 साल के लिए उन्होंने उसको विश्व में नंबर 1 देश माना जाता था। ब्रिटेन का समय खत्म जब हुआ था, अमेरिका विश्व का एक प्रकार से सुपर पावर बना था, वो भी मैरीटाइम पावर के ऊपर, और साथ साथ उनके जो एलाइज थे। अभी वो बदल रहा है। चीन का जो नेवल पावर, चीन का जो मैरीटाइम पावर, जिसमें शिप बिल्डिंग भी है, पोर्ट्स भी है, और जितना भी हम मैरीटाइम जो क्षमताओं के ऊपर जो हम अलग अलग कैपेबिलिटीज की अगर समीक्षा करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त चीन का जो नौसेना है, वो विश्व का नंबर 1 बन गया है। केवल प्लेटफॉर्म्स के, अगर हम नंबर क्रंचिंग जिसको कहते हैं, जिसमें जहाज भी है, पनडुब्बी भी है, हवाई जहाज वगैरह वगैरह, अमेरिका से वो आगे बढ़े हैं। और उनका जो शिप बिल्डिंग का रफ्तार है, वो भी काफी, मैं कहूंगा कि विश्व में प्रमुख है। पर एक चीज में शायद चीन का अभी कमी है, और वो है कि उनका जो बुनावट जो है, जो टेक्सचर जिसको हम कहते हैं नेवल कैपेबिलिटी का, जो प्रोफेशनलिज्म है, उनको उतना अनुभव नहीं रहा है, तजुर्बा नहीं है। तो अभी वो कोशिश तो कर रहे हैं, पर अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश, और इसमें मैं भारत को भी शामिल करूंगा, हमारी जो नेवल कैपेबिलिटीज है, उनकी जो टेक्सचर जो है, जो बुनावट की मैं बात कर रहा हूं, वो काफी एक प्रकार से उसकी विश्वसनीयता है। वो क्रेडिबिलिटी अभी चीन का नौसेना के संदर्भ में अभी नहीं है। तो देखना है वो कहां तक उसको प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने पहले कहा, भूगोल जो है, ज्योग्राफी, मैरीटाइम दृष्टिकोण से वो चीन के लिए फेवरेबल नहीं है। अमेरिका के लिए फेवरेबल है, भारत के लिए फेवरेबल है, और इसलिए चीन के लिए मैरीटाइम डोमेन में काफी चुनौतियां होंगी। पर उनकी जो हार्ड पावर है पूरे मैरीटाइम, यानी कि संपूर्ण तरीके से अगर हम मैरीटाइम समीक्षा की बात करें, जिसमें नेवल कैपेबिलिटी एक पहलू है, चीन इस वक्त विश्व के नंबर 1 पोजीशन में वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसी बातचीत के इसी नोट पे हम इस बातचीत को विराम देने की तरफ जा रहे हैं सर। ये हमारा आखिरी सवाल भी था, लेकिन चलने से पहले हम चाहते हैं कि आप, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे होम मेकर्स हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोफेशन के लोग भी हैं, उनके लिए क्या आप कोई रीडिंग्स रेकमेंड कर सकते हैं? अगर ये चाइनीज डेट ट्रैप या जो चाइनीज पावर प्रोजेक्शन है, चाहे वो नेवी के जरिए हो, चाहे अर्थनीति के जरिए हो, उसके लिए क्या कोई आप रीडिंग सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई देखने की चीज भी बता सकते हैं, कोई पढ़ने लायक चीज भी बता सकते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगा कि ललन टॉप के माध्यम में हमको इस प्रकार का
मौका देने के लिए हम काफी आभारी हैं, क्योंकि हमने सुना काफी है ललन टॉप के बारे में। और जितने भी आपके व्यूअर हैं और आपके जो फुटप्रिंट है वहां पे, अगर चीन के बारे में और भारत और चीन के बीच में इस वक्त जो भी मैं कहूंगा संबंध है, उनके बारे में जानकारी अगर वो बढ़ाना चाहते हैं, कई सारे किताब है। मैं केवल भारत के जो ऑथर्स हैं, इंडियन ऑथर्स की बात करूंगा, और शायद उससे अंदाजा हो सकता है। हाल में एक किताब आया है, क्योंकि मैंने अभी अभी उसको पढ़ा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। एक डॉक्टर एएस भसीन साहब है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिस्टोरिकल डिवीजन या हिस्ट्री डिवीजन में वो काफी सीनियर ऑफिशियल थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखा है भारत और चीन के संबंधों के ऊपर। उसको मैं कहूंगा कि जरूर देखना चाहिए। साथ साथ हमारे जो दो अभी अभी फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, उन्होंने भी किताब लिखा है। एक है विजय गोखले साहब, जो भारत के विदेश सचिव रहे हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं। उनके 2-3 किताब हैं चीन के बारे में और भारत चीन के द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में, वो देखना चाहिए। 2 और किताब हैं जो कि भारत के फॉरेन पॉलिसी और चीन के साथ जो व्यवहार हमने किया है, उनके किताब भी हैं, काफी सारे लेख अखबारों में भी है। श्याम सरन साहब ने काफी लिखा है, वो भी हमारे विदेश सचिव रहे हैं। उनका किताब मैं कहूंगा कि काफी वो अहम है, देखना चाहिए। उनके जो टिप्पणियां भी आती हैं अखबारों में। और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब रहे हैं शिव शंकर मेनन, उनके भी किताबें और लेख, तो अगर ये आप पढ़ लें तो उसके बाद हमें आप ईमेल भेज दीजिए निखिल के थ्रू, और हम जरूर हमको आपको और बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ललन टॉप इसको बिल्कुल फैसिलिटेट कराएगा। जो भी मेल वाली क्वेरीज होंगी जरूर आप कमोडोर भास्कर से पूछ सकते हैं, और हम वो एक्सचेंज कराने के लिए बिल्कुल बिल्कुल राजी हैं। कमोडोर भास्कर, इस बातचीत को एक छोटे पर्सनल नोट पर हम कंक्लूड करना चाहते हैं। जब मैं खुद दिल्ली पढ़ने आया था जामिया मिलिया इस्लामिया में, पॉल साइंस की जो पहला टॉक हमने अटेंड किया था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कमोडोर भास्कर का ही था। और आज हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। इट वाज एन ऑनर कमोडोर भास्कर टू हैव यू ऑन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे दर्शकों का भी जिन्होंने मास्टर क्लास का एपिसोड देखा। अब आपसे मुलाकात होगी मास्टर क्लास के अगले अंक में। एक नया चैप्टर होगा और होंगे नए मास्टर साहब या फिर मैम। देखते रहिए द ललन टॉप।